नमस्कार दोस्तों, आज हम विश्व इतिहास के दूसरे अध्याय के बारे में देखने जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक कल हम बताए थे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। भौगोलिक खोज के बाद हम देख रहे थे कि किस तरह से यूरोपियन देश बाकी सभी महादेशों में जा करके नया नया देश में उत्पन्न जो वहाँ संसाधन थे पहले से मौजूद उसका खोज कर रहे थे। तो इसी क्रम में अमेरिका में इंग्लैंड का उपनिवेश बन जाता है। अमेरिका में जा करके इंग्लैंड 13 उपनिवेश की स्थापना करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि उपनिवेश क्या होता है। उपनिवेश देखिए, इसे इंग्लिश में कॉलोनी कहा जाता है। जब भी कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है आर्थिक लाभ के उद्देश्य से, तो उस देश का उपनिवेश कहा जाता है। और जब यही प्रक्रिया बाकी और देश अपनाने लग जाए तो इसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। इस घटना को उपनिवेशवाद कहते हैं। तो उपनिवेश, जिसमें 13 उपनिवेश बनाए हुए थे अमेरिका में। कौन बनाया था? इंग्लैंड वालों ने, ब्रिटेन वालों ने। देखिए, इन 13 उपनिवेश का नाम याद रखना इतना आवश्यक नहीं है, फिर भी एक झलक जानना चाहिए। इन 13 उपनिवेश में कुछ महत्वपूर्ण उपनिवेश है, जैसे मैसाचुसेट्स, फिलाडेल्फिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। इन सभी उपनिवेश के बारे में हम 13 उपनिवेश के बारे में देख। पहला तो न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेनसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। इन 13 उपनिवेश एक तरह से समझिए कि यह पूरा का इलाका यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर यह 13 उपनिवेश बसा हुआ है। इसी के आप पूरब की ओर जाइएगा तो इंग्लैंड देश मिलेगा। तो वहां से इंग्लैंड से आकर के अमेरिका में 13 शहर, 13 राज्य की स्थापना किया। उन जगहों पर कब्जा कर लिया, अपना फैक्ट्री कंपनी बसा लिया। देखिए, इसके बाद यहाँ ये लोग, अंग्रेज लोग आकर के अमेरिका में संसाधन जो भी यहाँ मौजूद थे अमेरिका में, उसका लूट मचा करके और इंग्लैंड में ले जाना शुरू कर दिए। और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई। नए नए फैक्ट्री की स्थापना लगना शुरू हो गया। पूरे यूरोप महादेश में यह घटना चलने लगी। इसलिए 1600 यह करीब समय रहा था, 1617 मध्य 17वीं शताब्दी के समय। इस समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, औद्योगिक क्रांति, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा गया। तो इंग्लैंड में उस समय गौरवपूर्ण क्रांति चला। गौरवपूर्ण क्रांति कब चले हैं? 1688 ईस्वी में। देखिए, नया नया कंपनी बनते जा रहा है इंग्लैंड में। ऐसा आखिर क्या कारण हो गया कि अमेरिका वासियों ने इंग्लैंड को अपने उपनिवेश से, अपने क्षेत्र से भगाना शुरू कर दिए? इसके अनेक कारण हैं। सभी कारण को हम ध्यान से समझेंगे, एक एक कर करके देखेंगे। देखिए, पहला कारण क्या था? तो राजनीति संबंधी कुछ कारण था। पहला कारण था राजनीति में स्वायत्त की कमी। राजनीति में स्वायत्त की कमी। देखिए, अमेरिका के लोगों को अंग्रेज के जो अधिकारी यहाँ पर कार्य करते थे वह राजनीति करने लायक नहीं समझते थे। इनको योग्य नहीं मानते थे कि अमेरिका के जो लोग थे योग्य नहीं है, अयोग्यता इनके पास है। नहीं माना जाता था कि यह राजनीति के लायक है। जो भी इन प्रतिनिधि थे, जो इन शहरों में, उपनिवेशों में अधिकारी बैठते थे इंग्लैंड के, वह सब अंग्रेज के राजा मनोनीत करके यहाँ पर भेज दिया करते थे। और वही लोग सिर्फ यहाँ शासन कर सकते हैं। अमेरिका के लोग यहाँ राज नहीं कर पाते थे। जो भी समस्या होती थी अंग्रेज के राजा द्वारा नियुक्त किए हुए अधिकारी ही सॉल्व करते थे, और इनको राजनीति में प्रवेश नहीं किया जाता था। इनके साथ भेदभाव होता था। राजनीतिक स्तर पर अमेरिका में ही शासन कर रहे अंग्रेज लोग अमेरिका के साथ भेदभाव करने लगे, जिससे अमेरिका वासियों में एक विरोध की भावना धीरे धीरे आना शुरू हो गया राजनीतिक स्तर को लेकर के। और भी कारण थे, जैसे दूसरा कारण हम देख रहे हैं। देखिए, दूसरा कारण हम लोग देख रहे हैं कुछ धार्मिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर। इसको हम दो भाग में कह सकते हैं, सामाजिक, या फिर इसे ही हम धार्मिक स्तर पर भी बांट सकते हैं। धार्मिक, सामाजिक या धार्मिक कारण क्या था? देखिए,
इन उपनिवेशों में, जो अमेरिका में 13 उपनिवेश है, इन उपनिवेशों में इंग्लैंड वासी भी आकर के यहाँ रह रहे थे। जैसा हम पिछले क्लास वीडियो में चर्चा किए थे कि इंग्लैंड में 2 तरह के लोग थे। जैसे मान लेते हैं कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड में 2 तरह के लोग रहते थे। एक जो कि कैथोलिक धर्म को मान रहे थे, जिसको कहा गया था एंग्लिकन मत, एंग्लिकन, और एक वह लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे, जिसको प्रोटेस्टेंट कहा गया था, प्रोटेस्टेंट। इसे ही एक और कैटेगरी है जिस कहा गया था कि यह प्यूरिटन वाले हैं, प्यूरिटन, जो कि प्रोटेस्टेंट के ही जैसा थे, और एक एंग्लिकन थे जो कि कैथोलिक के जैसा थे, कैथोलिक वाले। तो ये लोग जो थे प्रोटेस्टेंट वाले, ये सब सोचने लगे कि अमेरिका में भी तो अंग्रेज का ही शासन चलता है, तो क्यों ना अमेरिका में ही जाकर के रहा जाए, क्योंकि इन लोगों को इंग्लैंड में इन लोगों से थोड़ा बहुत भेदभाव होना शुरू हो गया, इनको ज्यादा वैल्यू दिया जाने लगा, इन्हें नहीं दिया जाता था। इसलिए ये सभी लोग कहाँ आ गए, तो अमेरिका में जो उपनिवेश बना हुआ था, यह लोग अमेरिका में आकर के रहना शुरू कर दिए। लेकिन फिर भी यहाँ के कुछ अधिकारी थे, इन लोगों के साथ यहाँ भी भेदभाव करना शुरू कर दिए। अब वहां से जो भाग के यहाँ आए, यहाँ भी नहीं रहने दिया जा रहा, और इनको जबरदस्ती विरोध करने लगा, और एंग्लिकन मत वालों के साथ भेदभाव देखने को मिला। तो यह भी एक कारण बन गया जो अमेरिका वासियों और इंग्लैंड का विरोध करने लगे। इसका दूसरा कारण हम सामाजिक और धार्मिक स्तर पर बांट दिए। इसके और अगला कारण हम देख ले रहे हैं। देखिए, अगला कारण हम रख सकते हैं सप्तवर्षीय युद्ध को, सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध। देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध नाम से ही लग रहा है कि यह 7 साल तक युद्ध चला था अमेरिका और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, फ्रांस और इंग्लैंड। तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध चला था। यह था जो 1756 ईस्वी से लेकर के 1763 ईस्वी तक चला, और इस युद्ध में इंग्लैंड को जीत हासिल हुआ। इंग्लैंड जीत जाता है और फ्रांस हार जाता है, फ्रांस पराजय हो। इंग्लैंड को तो जीत मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा क्षति पहुंचता है। क्षति दोनों को पहुंचा, दोनों को क्षति हुई। देखिए, इंग्लैंड को जब क्षति पहुंचा तो ये अगला रीजन में क्या करते हैं, अगला कारण ही बन जाता है कि इन्होंने टैक्स की मात्रा बढ़ा देती है। ये आपत्तिजनक कर लगा देते हैं, आपत्तिजनक कर लगा देते हैं। कहाँ पर, तो अपने उपनिवेश में, जहाँ इनका उपनिवेश है 13 उपनिवेश, उन 13 उपनिवेश में ये टैक्स लगा दिए। और इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, इनका नाम क्या था, ग्रेनविले, ग्रेनविले। 1765 ईस्वी में, 1765 में इन्होंने एक टैक्स लगा दिया जिसको कहा गया स्टाम्प एक्ट, स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट एक कानून था, और इस कानून के तहत इन्होंने एक टैक्स लगा दिया, और इस टैक्स में 20 शिलिंग का टैक्स लग गया। और यह टैक्स किस पर लगा, तो जितना जो सरकारी दफ्तर, जो अंग्रेज द्वारा किए जाने वाले, निकाले जाने वाले जो भी सरकारी कागजात थे, सभी सरकारी कागजात पर इन्होंने टैक्स लगाया 20 शिलिंग का। एक्ट क्या था, तो स्टाम्प एक्ट। कौन लगाया था, ग्रेनविले। ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट जारी किया और 20 शिलिंग का टैक्स लगा दिया जितना जो सरकारी कागजात था उन सब पर। वर्तमान में इंग्लैंड की जो करेंसी है वह पाउंड है। क्या है, पाउंड। और वर्तमान में शिलिंग कहाँ की है, तो यह केन्या की करेंसी है। कहाँ की, केन्या। केन्या की राजधानी है नैरोबी। देखिए, अगला 2 साल बाद, अगला साल 1767 ईस्वी में इन्होंने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया। जितने जो उपभोग की वस्तु थी, तो उपभोग की वस्तुओं पर ये टैक्स लगा दिए, और इसके द्वारा बाकी सभी लोग उपभोग वस्तुओं पर टैक्स लगा देने से यहाँ के लोग इनका विरोध करना चालू कर दिया। उपभोग वस्तुओं जैसे चाय पर लगा दिया, चाय, और इसी के दौरान यहाँ शीशा चलता था, शीशा का यूज होता था, शीशा पर लगा दिया। एक रोगन होता था, उस पर लग गया। इन सभी वस्तुओं पर टैक्स लगने की वजह से अमेरिका वासी इंग्लैंड का विरोध करने लगे। इस समय तक चाय का व्यापार होते होते तक
चाय का लोग अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रयोग करने लगे थे, एक तरह से आदत हो गया चाय पीने का। और इस तरह से कर लगाने से यहाँ के लोग बहुत ज्यादा विरोध हो गए। इस विरोध में एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स। इन्होंने कहा कि जब आप लोग तो हम लोग के प्रतिनिधि ही नहीं है, फिर टैक्स किस हिसाब से ले रहे हैं? आप लोग कौन है, हमारे कौन लगते हैं कि हम आपको पैसा दे? अपने ही देश का वस्तु है और इस पर हम लोग टैक्स अलग से 20 शिलिंग का बढ़ा दिए हैं। किस आधार पर? आप लोगों प्रतिनिधि में से हम लोग का कोई प्रतिनिधि ही नहीं है। और इस प्रतिनिधि के ही संदर्भ में इन्होंने नारा देते हैं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दे दिए। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिए कौन? सैमुअल एडम्स ने दिए थे। इसको क्या कह सकते हैं कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा दिए थे सैमुअल एडम्स। और इसी के दरमियान अमेरिका में दो संस्था बनाई जाती है। जिस तरह से इंग्लैंड में दो संस्था होता था, लोअर हाउस अपर हाउस, इसी तरह से अमेरिका में भी दो संस्था बना और उस संस्था में दो सदन हुए और दो सदन में से एक सदन का नाम रखा गया स्वाधीनता के पुत्र और दूसरा का जो सदन था उसका नाम रख दिया गया स्वाधीनता के पुत्री। देखिए इसके अगला बार में क्या हो जाता है, इसके और अगला रीजन हम निकाल सकते हैं। चौथा रीजन देखिए, इसमें इंग्लैंड और अमेरिका, इंग्लैंड तथा अमेरिका के बीच की जो दूरी थी वह बहुत अधिक थी। इंग्लैंड और अमेरिका में भौगोलिक दूरी अगर देखेंगे तो दोनों देशों के बीच में लगभग 3000 मील की दूरी थी। अगर देखेंगे तो एक तरफ अमेरिका और दूसरी ओर कह सकते हैं इंग्लैंड। अगर इस तरफ अमेरिका देखिएगा और यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, तो दोनों के बीच में जो दूरी थी वह 3000 मील थी। 3000 मील। इससे अमेरिका के लोगों को लगा कि अगर इंग्लैंड से अगर यह लड़ाई भी करेंगे, युद्ध भी करेंगे, तो इंग्लैंड सेना को मदद करने में बहुत ही ज्यादा देरी हो जाएगी, या फिर कह सकते हैं पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि इनको लड़ाई में मदद मिल सकता है। तो इन लोगों का एक तरह से मनोबल बढ़ गया, अमेरिका वासियों का मनोबल बढ़ गया कि हाँ युद्ध कर सकते हैं। अगला रीजन फिर क्या हो जाता है, पांचवा रीजन में, कि कुछ प्रचारक लोग आ गए या फिर कह सकते हैं लेखक। कुछ लेखक आए। उन लेखक लोगों ने अपना पत्र के द्वारा अमेरिका वासियों को जुनून बढ़ाते गए। जैसे एक राइटर थे जिनका नाम क्या था, टॉमस पेन। इन्होंने एक पत्र लिखा था जिस पत्र का, लघु पत्रिका का नाम क्या था, कॉमन सेंस। इस कॉमन सेंस में इस क्रांति को बारे में छापा है और अमेरिका वासियों का समर्थन किए हैं। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था टॉमस जेफरसन ने क्या किया कि अमेरिका में जो विरोध कर रहे थे उनका समर्थन किया और उस क्रांति को बढ़ावा देने का काम किया। टॉमस जेफरसन का एक और कार्य है कि जब अमेरिका खुद को स्वतंत्र मानती है, एक तरह से घोषणा करती है, तो टॉमस जेफरसन ने ही उस घोषणा को लिखे थे, एक लिस्ट जारी किए थे। तो कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र भी जारी किए थे। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र टॉमस जेफरसन ने ही जारी किए थे। टॉमस पेन, यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, जो आ गया है बिहार फायरमैन के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है टॉमस पेन वाला। देखिए अगला रीजन हम